चैप्टर नंबर 3 नोमैडिक एम्पायर। देखो इस चैप्टर का टाइटल है नोमैडिक एम्पायर। टाइटल से ही हम एक समझ पा रहे हैं कि एक ऐसे एम्पायर की बात की जा रही है जो कि नोमैड लोगों ने बनाया था। Now who are these nomad people? नोमैड लोग वो होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते, जो घूमते रहते हैं, एक से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं, जो टेंट्स में रहते हैं, जहां पर भी जाएंगे वहां पर अपना टेंट बना लेंगे, वहां पर रहेंगे कुछ दिन और फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, ये लोग ज्यादातर पेस्ट्रोलिस्ट होते हैं या फिर हंटर गैदरर्स होते हैं। ठीक है, नाउ हु आर दीज नोमैडिक पीपल? कौन से नोमैडिक लोगों की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मंगोल्स की, जो कि सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर रहते थे एंड उन्होंने एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सो देखो मंगोल्स जो थे, जो सेंट्रल एशिया में रहते थे, उन्होंने एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ जंगीज खान। यानी कि उन्होंने जंगीज खान की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया 13th और 14th सेंचुरी में। ये जो एम्पायर था ये यूरोप और एशिया में फैला हुआ था और स्टार्टिंग के कुछ सालों के अंदर, दशकों के अंदर, 13th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे जो भी दूसरे एम्पायर्स थे उस टाइम पे उन्हें ये रियलाइज हो गया कि अब मंगोल्स भी पावर में राइज हो रहे हैं, अब धीरे धीरे मंगोल्स भी राइज हो रहे हैं और वो भी एक एम्पायर बनाएंगे जो कि उन एम्पायर के लिए थ्रेट का कारण बन सकता है। ठीक है, सो मंगोल्स धीरे धीरे एक नया पॉलिटिकल पावर बन गए थे इन दी स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया। देखो ये जो मंगोल्स थे ना, ये स्टेपीज में रहते थे। स्टेपीज यानी कि जो दूर तक फैले हुए घास के मैदान होते थे, वहां पर रहते थे। ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। अब वहां पर अब इनका पॉलिटिकली राइज होने लग गया था। ठीक है, एंड इनको लीड किया था जंगीज खान। जंगीज खान इनके लीडर बने थे इस एमरजेंस में। सो दिस इज द इमेज ऑफ जंगीज खान। ठीक है, अब कुछ लाइंस दी हैं आपके एनसीईआरटी में। तो मोंग के, जो कि एक ग्रैंडसन थे यानी कि पोते थे जंगीज खान के, उन्होंने फ्रेंच रूलर लुइस 9 को थ्रेटन कर दिया था, डरा दिया था, धमकी दे दी थी। बाटू ये दूसरे ग्रैंडसन थे जंगीज खान के, जिन्होंने रशियन लैंड्स को मॉस्को तक जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था और पोलैंड और हंगरी को कैप्चर कर लिया था, सीज कर लिया था। समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपकी बुक में। नाउ अब हम इन मंगोल्स का सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। सो ये जो मंगोल्स थे ये बहुत डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल थी, यानी कि ये जो लोग थे इनके अंदर बहुत वेरिएशंस थी। ये जो मंगोल थे ये एक नोमैडिक ट्राइब थी जिसके अंदर ततार्स, खितान, मांचूस, तर्क, बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स आती थी। यानी कि सारे मंगोल थे तो नोमैडिक, बट इनके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स थी। कुछ मंगोल पेस्ट्रोलिस्ट थे जबकि कुछ हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, पेस्ट्रोलिस्ट के पास हॉर्सेस होते थे, शीप्स, कैटल, गोट्स, कैमल्स, ये सारे जानवर रखते थे एंड ये एक नोमैडिक लाइफ जीते थे इन द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया। आज के टाइम पे जिसे हम मंगोलिया कहते हैं, वहां से इनका इमर्जेंस हुआ। वहां पर ये लोग उस टाइम पे रहते थे, वहां से ये लोग बिलोंग करते थे। हंटर गैदरर जो थे वो साइबेरियन जंगलों में रहते थे। ऑल्सो ये जो मंगोल्स थे ये कोई एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ये टेंट्स में रहते थे और जहां पर भी ये चाहते थे ये हर्ड्स में जाते थे। ठीक है, विंटर टू समर ये हमेशा पैस्चर लैंड्स में, यानी कि जो स्टेपीज थे वहां पर ये घूमते रहते थे। अब इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी थे। ठीक है, और कुछ इनके अंदर सिमिलैरिटीज भी थे। देखो मैंने आपको बताया जो मंगोल्स थे कुछ तो पेस्टोरलिस्ट थे जो कि एनिमल्स को रियर करते थे और कुछ थे हंटर गैदरर्स। ठीक है, अब इनके अंदर कोई चीज कॉमन भी रही। क्या थी कॉमन चीज? एथनिसिटी और लैंग्वेज। इनकी जो एथनिक ट्रेडिशंस थे और जो लैंग्वेज थी वो कॉमन थी, जिसके वजह से ये सारे मंगोल्स एकजुट थे। ठीक है, यानी कि ये सेम भाषा बोलते थे, सेम ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। अब ये जो मंगोल्स थे ये पेट्रीलिनियल लीनिएजेस में भी बटे हुए थे। ठीक है, जो ज्यादा रिचर फैमिलीज होती थी, जो अमीर परिवार होते थे, उनके पास ज्यादा जानवर होते थे, ज्यादा पैस्चर लैंड यानी कि जो घास के मैदान जहाँ पर पशु ग्रेज करते हैं वो ज्यादा पैस्चर लैंड्स इनके पास होते थे। इसी वजह से इन फैमिलीज की ज्यादा फॉलोइंग्स होती थी, ज्यादा फॉलोवर्स होते थे और ये इन्फ्लुएंशियल होते थे लोकल पॉलिटिक्स में भी। समझ में आया? ठीक है, तो उस टाइम पे भी इन फैमिलीज के बीच में पैस्चर लैंड्स को लेके या फिर दूसरे रिसोर्सेज को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे। ठीक है, बहुत सारी रेड्स वगैरह होती थी।
दूसरे के जानवरों को कैप्चर कर लिया जाता था, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। तो इसी चीज को लेके जो फैमिलीज होती थी, अलग अलग फैमिलीज, वो एक अलायंस बना लेती थी, वो एक ग्रुप बना लेती थी डिफेंस के लिए, ठीक है, ताकि कभी भी कुछ डिफेंस होता है तो वो फैमिलीज एक दूसरे की हेल्प करे, ठीक है। बट ये जो अलायंसेस होते थे, ये जो डिफेंस के लिए अलायंसेस होते थे, ग्रुप्स बनते थे, ये बहुत टेम्पररी होते थे, बहुत थोड़े टाइम के लिए बने होते थे। कई बार इन फैमिलीज के बीच में ही लड़ाइयाँ हो जाती थी और ये अलायंस टूट जाते थे। सो वी कैन से दैट दीज अलायंसेस आर वेरी टेम्पररी, ठीक है। बहुत कम रिसोर्सेज होते थे स्टेपी रीजन के अंदर, जिसकी वजह से मंगोल्स को जो है, या फिर जो सेंट्रल एशियन नोमैड्स थे, उनको ट्रेड करना पड़ता था, बार्टर सिस्टम को फॉलो करना होता था। एंड खास तौर पे ये ट्रेड होता था चाइनीज लोगों के साथ, ठीक है। एंड ये जो ट्रेड था, ये दोनों ही पार्टीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होता था। जो चाइनीज लोग होते थे, उनके पास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, आयरन यूटेंसिल्स होते थे, एंड वही मंगोल्स के पास हॉर्सेस होते थे, फर होता था, ठीक है, तो एनिमल प्रोडक्ट्स होते थे। सो चाइनीज लोग अपनी ये चीजें जो है इनको देते थे, और ये जो मंगोल्स थे वो अपनी ये चीजें इनको देते थे। ऐसे एक्सचेंज होता था, ऐसे म्यूचुअल ट्रेड होता था उस टाइम पे। समझ में आया? मंगोल्स ज्यादातर ट्रेड किसके साथ करते थे? चाइनीज पीपल के साथ। Now let's understand the career of Genghis Khan. तो Genghis Khan was born in 1162 near Onan River, ठीक है। आज के टाइम पे ये मंगोलिया के नॉर्थ में ये रिवर देखने को मिलती है। उनका ओरिजिनल नाम तेमुजिन था, एंड वो येसुगई के सन थे, यानी कि ही वॉज द सन ऑफ येसुगई, हु वॉज अ चीफटेन ऑफ द कियात क्लैन। दोबारा से बताती हूँ, जंगीज खान का ओरिजिनल नेम तेमुजिन था, एंड उनके फादर का नाम येसुगई था, जो कि कियात क्लैन के चीफ थे। समझ में आया? एंड इनका जो जन्म था वो 1162 में ओनन रिवर के पास में हुआ था। सो जब जंगीज खान यानी कि तेमुजिन 12 साल के थे, तो उनके फादर को असैसिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था, जो ततार्स थे, जो दूसरी टाइप थी, उनके द्वारा, ठीक है। तो जंगीज खान यानी कि तेमुजिन ने अपने भाइयों के साथ मिलके, अपने स्टेप ब्रदर्स के साथ मिलके बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष का सामना करना पड़ा है। उनकी मदर ने बहुत संघर्ष के साथ, जिनका नाम था ओलिन, एक बहुत संघर्ष के साथ उन्हें और उनके भाइयों को बड़ा किया है, पाला है, ठीक है। अगले 10 सालों में बहुत ज्यादा उन्होंने दिक्कतों का सामना किया। उनको पकड़ लिया गया था, उनको एनस्लेव कर लिया गया था, ठीक है। फिर उनकी शादी हुई, ठीक है। तो उन्हें अपने वाइफ को रिकवर करने के लिए भी बहुत लड़ाइयाँ करनी पड़ी। उनकी वाइफ को किडनैप कर दिया गया था। उनकी वाइफ का नाम था बोरते। तो ये सारे के सारे जो भी फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, ऑल दीज फैक्ट्स शुड बी लर्न्ड बाय यू। इनको बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। तो उन्होंने अलायंसेस भी फॉर्म करे थे। बोगरचू जो कि उनके दोस्त थे, जमुका जो कि उनके भाई थे, और उनके ओल्ड अंकल थे ओंग खान, इन सब का साथ मिलके उन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया, ठीक है। तो जब उन्हें कॉन्फिडेंस फील हुआ, तो वो और भी ट्राइब्स के साथ लड़ने पहुंचे। उन्होंने ततार्स, नैमांस, किराइट्स और बहुत सारी ट्राइब्स को उन्होंने हरा दिया। अब जो तेमुजिन थे यानी कि हमारे जंगीज खान थे, वो अब एक डोमिनेंट पर्सनालिटी बन गए थे स्टेपीज में, ठीक है, सेंट्रल एशिया में। अब उनकी पोजीशन को रिकॉग्नाइज किया गया। अब समझा गया कि भाई ये एक डोमिनेंट पोजीशन पे आ गए हैं। सो जो मंगोल चीफ्स की यानी कि जो बड़े बड़े मंगोल चीफ्स थे, उनकी एक असेंबली होती है जिसको कुरिलताई बोला जाता था। तो उन कुरिलताई ने बोला कि हाँ, ये एक बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी बन गए हैं। सो उनको एक टाइटल दिया गया ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स का, ठीक है। ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स, जंगीज खान का उन्हें टाइटल दिया गया, जिसका मतलब है ओशनिक रूलर या फिर यूनिवर्सल रूलर, जिसका मतलब होता है एक ऐसा रूलर जो सबके ऊपर राज करने के लिए बना हुआ है, जिसको स्वयं भगवान ने चुना है, ठीक है। तो जंगीज खान वॉज नॉट हिज नेम बट वॉज अ टाइटल, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैंपेन्स ऑफ जंगीज खान। सो जंगीज खान ने सभी मंगोल लोगों को यूनाइट किया और बहुत इफेक्टिव और डिसिप्लिन्ड मिलिट्री फोर्स उन्होंने तैयार की। वो सबसे पहले चाहते थे कि वो चाइना को कंक्वेरर करे, सबसे पहले चाइना को कैप्चर करना चाहते थे। इस टाइम पे चाइना जो था वो 3 किंगडम्स में बटा हुआ था, चिन नॉर्थ में, सीसिया नॉर्थ वेस्ट में, और संग इन द साउथ, ठीक है। दीज वर 3 मेन किंगडम्स इन चाइना एट दैट टाइम। सो 1209 तक आते आते सीसिया को उन्होंने हरा दिया। मंगोल्स को रोकने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी, तो उसको भी वो पार करते हैं और पेकिंग को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं 1215 में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बैटल्स होती है चिन डायनेस्टी के खिलाफ। 1234 में जाके फाइनली मंगोल्स जीत जाते हैं।
उन्होंने अमू दर्या और ट्रांसोक्शियाना और ख्वारिज़्म को भी जो है इन्वेज किया। मोहम्मद और शाह ऑफ ख्वारिज़्म जो थे, जो सेंट्रल एशिया में रहते थे, उन्होंने मंगोल एम्बेसडर को एग्जीक्यूट करा, यानी कि इन लोगों ने मंगोल एम्बेसडर को मार गिराया। अब जंगीज खान ने इन एग्जीक्यूशंस का बदला लिया। मंगोल्स ने जो सिटीज थी उनकी वो सारी डिस्ट्रॉय कर दी, जैसे कि समरकंद, निशापुर, बुखार, हेरत, ये सारी जो सिटीज थी बड़ी बड़ी, इन सभी को मंगोल्स ने बदला लेते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। फाइनली मंगोल फोर्सेस अजरबैजान पहुंची, रशियन फोर्सेस को भी हरा दिया। ठीक है, दूसरी तरफ से मंगोल फोर्सेस जो है वो अफगानिस्तान सिंध प्रोविंस गई एंड इंडस रिवर के बैंक्स के पास वो पहुंची। एंड फिर जंगीज खान ने सोचा मैं वापस मंगोलिया ही चला जाता हूँ, नॉर्थ इंडिया और असम से होते हुए। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, नेचुरल हैबिटेट ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इल ओमेंस भी देखने को मिल रहे थे, अच्छी भविष्यवाणियाँ नहीं हो रही थी, जिसके वजह से जो जंगीज खान थे उन्होंने अपने दिमाग को बदला, अपने माइंड को चेंज किया और दूसरे रास्ते से वो अपनी जगह पे वापस चले गए। इसी वजह से ऐसा भी कहा जाता है कि जंगीज खान कभी भी इंडिया की तरफ नहीं आए। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस देखने को मिले थे जिसके वजह से जंगीज खान ने अपने माइंड को चेंज किया और वो इंडिया की तरफ आए ही नहीं। जंगीज खान की डेथ हो जाती है 1227 में। जंगीज खान की मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो चलिए वो समझते हैं। बहुत अच्छी मिलिट्री अचीवमेंट्स थी जंगीज खान की। उनकी बहुत अच्छी एबिलिटी थी टू इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशन ऑफ स्टेपी कॉम्बैट इनटू इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रैटेजीज वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द मिलिट्री सक्सेस। अब देखो क्या बताया गया है, उन्होंने बहुत अच्छे इनोवेशंस किए, उन्होंने बहुत इफेक्टिवली हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज किया, उनकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज थी जिसके वजह से उन्हें मिलिट्री सक्सेस मिला। उन्होंने बहुत अच्छी मिलिट्री फोर्सेस जो है इफेक्टिव फोर्सेस में अपने लोगों को ऑर्गेनाइज किया। मंगोल लोगों के पास बहुत अच्छे हॉर्स राइडिंग स्किल्स थे, बहुत अच्छे हंटिंग स्किल्स थे। ठीक है, ऑल्सो जो टर्क लोग थे उनसे उन्हें स्पीड और मोबिलिटी भी मिली। ठीक है, आर्मी और ज़्यादा मजबूत हुई, अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग स्किल्स थी जिसकी वजह से उनकी फोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती थी। वो बहुत रैपिड शूटिंग आर्चर्स होते थे। ठीक है, मतलब घोड़े के ऊपर बैठ के ही वो परफेक्टली अपनी जगह पे जो है शूट कर पाते थे। उनकी जो रेगुलर हंटिंग एक्सपेडिशंस होती थी, देखो इन लोगों को हंटिंग और गैदरिंग करनी होती थी जिसके वजह से इनके पास हंटिंग स्किल्स होते थे। ठीक है, जिसके वजह से इनके जीतने के चांस डबल हो गए थे अगेंस्ट देयर एनिमीज। यानी कि ये अपने एनिमीज पे हमेशा भारी पड़ते थे इनके स्किल्स की वजह से, इनकी स्ट्रैटेजीज की वजह से, इनकी इफेक्टिवनेस की वजह से। अब इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च करे। ठीक है, मतलब अब ये इस टाइम पे वार करते थे जिस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था। ये इतनी सर्दियों में जाते थे जब रिवर जम जाती थी। ठीक है, इनके लिए हाईवे क्रिएट हो जाता था, तो उस टाइम पे ये एनिमी की सिटीज और कैंप्स तक पहुंचते थे जब कोई सोच भी नहीं सकता था लड़ने की। जब इतनी ज्यादा कड़कड़ाती ठंड होती थी उस टाइम पे ये लड़ने के लिए जाते थे। अब इनके पास जो है लाइट इक्विपमेंट्स की नॉलेज थी। यहाँ पे इक्विपमेंट्स आएगा, इन्हें बहुत अच्छे से पता था कि हल्के औजार हम कैसे बना सकते हैं, और इन्हें टेरेन की भी नॉलेज थी कि भाई अब इस टाइम पे यहाँ पर कैसा टेरेन होगा। और इनके पास इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रैटेजी तो थी ही, इसके वजह से इनको मतलब हर एक जगह पे विक्ट्री मिलती गई। इन्हें सीज इंजन्स और नेप्था बोम्बार्डमेंट्स के बारे में भी बहुत अच्छे से पता था, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत जल्द ही पता चल गया था। मंगोल इंजीनियर्स बहुत लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स बनाना जानते थे जिसको वो अपने एनिमीज के खिलाफ यूज करते थे। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। देखो, जो भी एबल बॉडीड लोग थे, यानी कि जो भी हेल्दी लोग थे, जो शरीर से फिट थे, सारे एडल्ट मेल्स जो थे मंगोल ट्राइब्स के, उनके पास हथियार होते थे। एंड जब भी जरूरत पड़ती थी लोगों की तो वो आर्मी का, आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन जाते थे। अब सभी मंगोल लोगों को यूनिफाई किया गया, सभी मंगोल ट्राइब्स को यूनिफाई किया जंगीज खान ने। एंड ऑल्सो वो जो जंगीज खान थे वो अलग अलग लोगों के साथ लड़ रहे थे, जिसके वजह से अलग अलग जो लोग थे उनको कैप्चर किया गया, अपना प्रिजनर बनाया गया और धीरे धीरे वो भी जंगीज खान की आर्मी का पार्ट बन गए। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि टर्किक उइगुर्स आते हैं जो डिफीटेड पीपल थे, जैसे कि केरियाट्स। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा हेट्रोजेनस लोग जो है वो आर्मी के अंदर देखने को मिलते थे, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग।
ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जंगीज खान की जो आर्मी थी उसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग थे फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एंड जंगीज खान ने उन सभी लोगों को एक बॉडी में ऑर्गेनाइज कर दिया था। जंगीज खान ने जो पुराना ओल्ड स्टेपी सिस्टम था जिसमें डेसिमल यूनिट्स के अंदर आर्मी को अरेंज किया जाता था, अब उसको चेंज कर दिया था। जैसे डिवीजन होती थी टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स और 10,000 सोल्जर्स में। उन्होंने जो पुराने ट्राइबल ग्रुपिंग्स थे उनको चेंज कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया और एक नया मिलिट्री यूनिट जो है तैयार किया। ठीक है, नए मिलिट्री अरेंजमेंट्स उन्होंने तैयार किए। अब सबको एक एक ग्रुप अलॉट कर दिया जाता था और कोई भी इंडिविजुअल अपने ग्रुप को चेंज नहीं कर सकता है बिना परमिशन के। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से सजा दी जाएगी। सो सबसे बड़ी यूनिट होती थी सोल्जर्स की, उसके अंदर लगभग 10,000 सोल्जर्स होते थे जिसे तुमेन कहा जाता था। ठीक है, अब उस तुमेन के अंदर बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स के लोग, बहुत अलग अलग क्लैंस के लोग भी शामिल थे। ठीक है, अब यानी कि एक यूनिफिकेशन हो गया था, एक बॉडी का नाम दे दिया गया था। अब उसके अंदर वेरिएशंस का कोई मतलब नहीं रह गया था। ठीक है, अब वो जो मिलिट्री यूनिट्स थे उन्हें उनके 4 जो सन थे वो देखते थे, अच्छे से संभालते थे, और जो स्पेशली चूजन कैप्टन्स होते थे आर्मी यूनिट्स के उन्हें नोयान कहा जाता था, यानी कि उन मिलिट्री यूनिट्स के कैप्टन्स भी होते थे। जंगीज खान के बहुत सारे फॉलोअर्स थे और वो जंगीज खान को लॉयलिटी के साथ सर्व करते थे। ठीक है, मतलब बहुत सालों से वो उन्हें लॉयलिटी के साथ सर्व करते थे। ठीक है, तो जंगीज खान उन लोगों को जो है ब्लड ब्रदर्स भी कहते थे, अंडा। ये टाइटल उन लोगों को दिया गया था जो लॉयल थे टुवर्ड्स जंगीज खान काफी सालों से। इसी वजह से जंगीज खान उन्हें ब्लड ब्रदर्स यानी कि अंडा भी कहते थे। और जो दूसरे लोग थे जो फ्री मैन थे, जिनकी स्पेशल रैंकिंग होती थी, तो उनको नौकर, ये जो टर्म थी ये एक रैंक थी बेसिकली। ये रैंक दी जाती थी जो दूसरे लोग थे जो उनके करीब थे, मतलब जो इतने ज्यादा करीब नहीं थे उन्हें नौकर बोला जाता था, जो बहुत करीब थे, बहुत ज्यादा लॉयल थे, उन्हें अंडा कहा जाता था। ठीक है, तो ये एक टाइटल था जो कि एक क्लोज रिलेशनशिप को दर्शाता था विद देयर मास्टर, यानी कि वो लोग जंगीज खान के करीब है। ये टर्म उस चीज को, ये टाइटल उस चीज को दिखाता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। सो जंगीज खान ने जो भी नया इलाका है, जो भी नए लोग हैं, उनको कंट्रोल करने की, उनको गवर्न करने की परमिशन दी थी अपने 4 बेटों को। ठीक है, अब इन 4 बेटों के पास अलग अलग उलूस थे। उलूस यानी कि टेरिटरीज थी। ये एक टर्म है जो कि एक फिक्स्ड टेरिटरी को नहीं दर्शाती, यानी कि एक ऐसा एरिया होता था जो कि बढ़ भी सकता है और टाइम के साथ साथ कम भी हो सकता है, यानी कि ये उनके ऊपर, उनके बेटों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने उलूस को, अपनी टेरिटरी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। ठीक है, तो उलूस वॉज बेसिकली द टेरिटरी गवर्नड बाय हिज सन्स। सो जंगीज खान के सबसे बड़े बेटे थे जोची, एंड उनको रशियन स्टेपीज वाला इलाका दिया गया उलूस के तौर पे। उनके जो सेकंड बेटे थे चांगताई, उनको ट्रांसऑक्शनियन स्टेपीज दिए गए थे, और जो पामीर माउंटेन्स की नॉर्थ में जो लैंड एरिया है वो सब कुछ उनको दिया गया था। जंगीज खान ने बोला कि जो उनके तीसरे बेटे हैं ओगुदई, वो उनको सक्सीड करेंगे, वो उनके सक्सेसर बनेंगे, वो ग्रेट खान बनेंगे। एंड इसी वजह से उनको बोला गया कि तुम जो है प्रिंस बनो और जाके काकोरम में जो है अपना कैपिटल बनाओ। सो उनके जो सबसे छोटे बेटे थे तोलोई, उन्हें उनके एंसेस्ट्रल लैंड्स ऑफ मंगोलिया जो है वो मिले। जंगीज खान ये सोचते थे, ये चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं, चारों बेटे मिलके कलेक्टिवली अपने एम्पायर को रूल करेंगे। ऑल्सो जो भी प्रिंसेस होते थे उन सभी के उलूस में उनके मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स यानी कि तामा भी प्लेस्ड होते थे। सो जो भी कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे वो जो असेंबली ऑफ चीफटेन्स है कुरलताई, वहां पर डिस्कस किया जाता था। कुरलताई के अंदर सारे डिसीजंस लिए जाते थे, फैमिली से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, या फिर आगे कहाँ पर अटैक किया जाएगा, कहाँ पर कैंपेन लॉन्च किया जाएगा, एंड जहाँ पर अटैक किया गया है वहाँ से जो भी वेल्थ मिली है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पैस्चर लैंड या फिर सक्सेशन, हर चीज से रिलेटेड सारे डिसीजंस कलेक्टिवली कुरलताई यानी कि जो असेंबली थी चीफ्स की, वहां पर ही सारे डिसीजंस लिए जाते थे रिलेटेड टू दी मंगोल एम्पायर।
अब बात करते हैं याम की, विच वॉज द कुरियर सिस्टम। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जंगीज खान ने एक बहुत रैपिड कुरियर सिस्टम जो है वो फॉर्म किया था, जो कि अलग अलग इलाकों को, दूर दूर के इलाकों को जो है ज्वाइन करता था, कनेक्ट करता था। So fresh mounts and dispatch riders was placed in outpost at regularly placed distances। अब इसका क्या मतलब है, देखो कुछ डिस्टेंसेस, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, ये बहुत दूर दूर के इलाके हैं, इनको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, हर एक रेगुलर डिस्टेंस पे, हर एक रेगुलर इंटरवल पे कुछ घुड़सवार को जो है खड़ा किया जाएगा। अब वो क्या करेंगे, एक घुड़सवार यहाँ से चला एंड वो बहुत दौड़ा दौड़ा और यहाँ पर अपनी फुल स्पीड में पहुंचा एंड उसने वो जो मैसेज है वो यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर था दूसरा घुड़सवार, अब वो उसी मैसेज को लेके यहाँ तक ऐसे अपनी फुल स्पीड में दौड़ा, तो यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर दूसरा होगा, तो ऐसे भी जो मैसेज है वो बहुत तेजी के साथ जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता था। ठीक है, ना ही सिर्फ मैसेजेस बल्कि जो गुड्स वगैरह भेजने होते थे दूर दूर, वो भी बहुत तेजी से पहुंच जाते थे। तो ऐसा रैपिड कुरियर सिस्टम जो है वो जंगीज खान ने इंट्रोड्यूस किया था। जो मंगोल नोमैड्स थे वो इसी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए अपने हॉर्सेस का, अपने लाइफ स्टॉक का 1/10 हिस्सा जो है कंट्रीब्यूट करते थे। समझ में आया? 1/10 शेयर ऑफ देयर हॉर्सेस एंड लाइफ स्टॉक वाज गिवन बाय मंगोल नोमैड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, एंड इसी जो टैक्स था, इसी को कुबको टैक्स भी कहा जाता था। ठीक है, एंड सभी जो नोमैड्स थे ये बहुत विलिंगली इस टैक्स को पे करते थे, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलते थे। ये जो कुरियर सिस्टम था याम, इसको फर्दर और ज्यादा अच्छा बनाया गया था जंगीज खान की डेथ के बाद। इसकी स्पीड और रिलायबिलिटी जो है वो सभी ट्रैवलर्स को, मतलब जो घूमने आते थे यहाँ पर, वो सुनते थे कि भाई इतनी जल्दी मैसेजेस पहुंच रहे हैं, इतनी जल्दी हर एक चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो ट्रैवलर्स इस सिस्टम को देख के, इसकी स्पीड और रिलायबिलिटी को देख के बहुत सरप्राइज होते थे। ऑल्सो इस सिस्टम की वजह से जो ग्रेट खान थे, जंगीज खान थे, वो दूर दूर के जो इलाके हैं वहां पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, वहां पर क्या हो रहा है, अच्छे से रूल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इन सभी चीजों का भी पूरा मतलब ऐसे जायजा लेते रहते थे। उनको इस चीज की पूरी खबर रहती थी कि दूर इलाकों में क्या हो रहा है, कुछ कमी है किसी चीज की, अच्छे से रूल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर एक चीज को इन चीजों की मदद से देखा जाता था। तो अब बात करते हैं हम ट्रेड की। देखो, जब मंगोल्स ने एक बार कंक्वेस्ट कर लिया, एक बार एक जगह को कैप्चर कर लिया, उसके कुछ टाइम बाद जब सब चीजें सेटल होने लग जाती है, जब शांति आ जाती है, तो उस टाइम पे ट्रेड रिलेशंस जो है, ट्रेड कनेक्शंस जो है वो मैच्योर होने लग जाते हैं। ठीक है, ट्रैवल एंड ट्रेड अलोंग सिल्क रूट इंक्रीज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ मंगोल्स। तो क्या बताया गया है कि मंगोल्स के अंडर जो सिल्क रूट था और जो ट्रेड था वो और ज्यादा मजबूत हुआ, और ज्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये नॉर्थ ऑफ मंगोलिया से लेके काराकोरम रीजन्स तक, इतनी दूर दूर तक ये सिल्क रूट जो है वो फ्लोरिश हुआ। ऑल्सो यहाँ पर एक पॉइंट और बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो मंगोल रिजीम है, मंगोल अथॉरिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए एक और चीज ने साथ दिया। क्या है भाई वो चीज? कम्युनिकेशन एंड ईज ऑफ ट्रेवल, यानी कि बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाता था उस सिस्टम के वजह से। मैंने बताया ना आपको, वो कुरियर सिस्टम था, वो हॉर्स पोस्ट बनी हुई थी, उसके वजह से भी मंगोल रिजीम जो थी वो काफी टाइम तक बहुत अच्छे से चली, हर एक चीज अच्छे से मेंटेन रही। जो ट्रैवलर्स होते थे उन्हें एक पास दिया जाता था जिसे पैजा बोला जाता था पर्शियन में, गिरे गिरे बोला जाता था मंगोलियन में, गिरी जो भी है, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो ये पास इंश्योर करता था कि अगर वो मंगोल रीजन में जा रहे हैं तो उन ट्रैवलर्स के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, उनको लूटा नहीं जाएगा, उनको कोई भी इंजरी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये एक सेफ कंडक्ट को ये पास जो है वो इंश्योर करता था। ऑल्सो जो ट्रेडर्स थे वो बाज टैक्स देते थे इसी पर्पज के लिए। अब हम बात करते हैं यसा की, लीगल कोड ऑफ जंगीज खान। इट इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा माना जाता है यसा को ऑफिशियली जंगीज खान ने प्रोक्लेम किया था एट द कुरिलताई ऑफ 1206 में यसा को जो है इंट्रोड्यूस किया था जंगीज खान ने। एंड जब इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया तो इस टर्म को यसाक लिखा जाता था, यसा नहीं यसाक लिखा जाता था। इसका मतलब होता है लॉ या फिर डिक्री या फिर ऑर्डर। ठीक है, 13th सेंचुरी के मिडिल में आते आते मंगोल्स ने इस टर्म को चेंज करके यसा बना दिया।
इसका मतलब होता है लीगल कोड ऑफ जंगीज खान, यानी कि एक लीगल कोड, लॉज मेड बाय जंगीज खान। ठीक है, बेसिकली यसा जो था ये कंपाइलेशन था कस्टमरी ट्रेडिशंस का ऑफ मंगोल ट्राइब्स, यानी कि मंगोल ट्राइब्स कौन कौन से कस्टम्स, कौन कौन से ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, कौन कौन से लॉज बेसिकली फॉलो करते हैं, उसका एक कंपाइलेशन बनाया गया था जिसे यसा कहा जा रहा था। तो इस यसा के वजह से ये जो सारे मंगोल लोग थे इनको यूनिफाई किया गया, यूनाइट किया गया इन लोगों को। ठीक है, एक बॉडी में इनको एक कंपाइल किया गया, इन लोगों को यूनाइट किया गया। ठीक है, उनके कॉमन बिलीफ्स के तौर पे। तो ये जो यसा था इसके वजह से जंगीज खान, उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनको मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का पता लगता रहा। उन्हें पता चला कि उनकी एथनिक आइडेंटिटी क्या है। उन्होंने अपने इस लॉ को अपने डिफीटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिन लोगों को उन्होंने हराया है, उसके ऊपर इम्पोज किया। ठीक है, तो भाई ये एक उन्हें यूनिटी का एहसास करवाता था उनका यसा। ठीक है, ये बताता था कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी एथनिक आइडेंटिटी क्या है, उनके ट्रेडिशंस क्या है, उनके बिलीव्स क्या है। तो यसा जो है वो उन्हें एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देता था, उन्हें उनकी एथनिक आइडेंटिटी के बारे में बताता था। ठीक है, सो ये एक एक्सट्रीमली एम्पावरिंग आइडियोलॉजी है जो कि जंगीज खान के विजन से इंस्पायर्ड है, एंड इसके वजह से बहुत ज़्यादा आई वुड से हेल्प हुई थी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगोल यूनिवर्सल डोमिनियन, यानी कि इतना बड़ा मंगोल एम्पायर यसा के प्रिंसिपल पे ही बन पाया कहीं ना कहीं। यसा के अंदर क्या बताया गया था कि भाई क्या क्या बिलीफ्स हैं, क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या कस्टम्स हैं इन मंगोल्स के, एंड उसी यसा के हिसाब से जो भी नई टेरिटरी है उसको भी रूल किया गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिचुएटिंग जंगीज खान एंड मंगोल्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। जंगीज खान को हिस्ट्री में एक कंक्वेरर की तरह, एक डिस्ट्रॉयर ऑफ द सिटीज और एक पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे लोगों की डेथ के लिए, इस तौर पे उन्हें याद किया जाता है। अगर दूसरे जो लोग हैं, मतलब जिनके ऊपर अटैक्स हुए थे, जो इनके अंडर आए थे, जिनको कैप्चर किया गया था, वो ऐसी कुछ मेमोरी जंगीज खान को लेके रखते हैं। लेकिन मंगोल्स, उनके लिए तो जंगीज खान एक ग्रेटेस्ट लीडर है। वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सभी मंगोल लोगों को यूनाइट किया, उन्हें वॉर से फ्री करवाया, उन्हें प्रॉस्पेरिटी दिलाई। उन्हीं के वजह से तो कहीं ना कहीं ट्रेड रूट्स और मार्केट्स रिस्टोर हुए थे। तो मंगोल्स के लिए ही वॉज अ सुप्रीम, आई वुड से लीडर, ही वॉज अ ग्रेट फिगर, हीरोइक फिगर है वो उनके लिए। मंगोल्स एक डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल है, एंड उन लोगों का बहुत ज्यादा फेथ है बुद्धिज्म के अंदर, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम के अंदर, बहुत सारे दूसरे रिलीजन्स के अंदर। बट मंगोल रूलर्स ने कभी भी अपने पर्सनल बिलीव्स को जो है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर डिक्टेट नहीं होने दिया, यानी कि मंगोल रूलर्स के जो भी बिलीव्स थे वो उन तक ही थे। उन्होंने कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में अपने उन बिलीव्स को एक बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिक्रूट किया, आर्म्ड कंटिंजेंट्स को रिक्रूट करा अलग अलग कंक्वेरड रीजन्स में से। ठीक है, ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा अनयूजुअल था। जब वो रूल कर रहे थे उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने दूसरे लोगों को भी मौका दिया एडमिनिस्ट्रेशन करने में। सो जो मंगोल्स थे उन्होंने आइडियोलॉजिकल मॉडल्स दिए हैं मुगल्स ऑफ इंडिया को भी, मतलब जो मुगल्स आए थे इंडिया के अंदर वो कहीं ना कहीं मंगोल से ही इंस्पायर्ड थे। तिमूर जो कि एक दूसरे राजा थे, वो भी ऐसे ही यूनिवर्सल डोमिनियन चाहते थे। वो भी चाहते थे पूरे वर्ल्ड पे जैसे जंगीज खान का दबदबा था, सब उनसे डरते थे, वैसा ही कुछ उनके साथ भी हो। वो अपने आप को एक राजा डिक्लेयर करना चाहते थे, बट वो जंगीज खान की मौजूदगी में ऐसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो भी खुद उनसे डरते थे। सो बहुत ज्यादा सोवियत कंट्रोल के बाद जो फाइनली जो कंट्री है मंगोलिया की, वो अपनी आइडेंटिटी फिर से क्रिएट कर रही है। वो अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है। जंगीज खान वहां पर आज के टाइम पे एक आइकॉनिक फिगर है। ठीक है, सभी मंगोल लोगों के लिए जंगीज खान उनके लिए एक ऐसी फिगर है जो कि उन्हें एक नेशनल आइडेंटिटी देती है, बताती है कि मंगोलिया की भी कोई हिस्ट्री रही है, एंड उस देश को आगे कैसे लेके जाया जाएगा, तो उसके लिए भी उन्हें एक प्राइड की जो सेंस होती है वो भी जंगीज खान के वजह से मिलती है। उनके लिए जंगीज खान इज अ वेरी बिग लीडर, वेरी आइडियल फिगर, जिन्होंने उनके सभी लोग जो थे, मंगोल लोग थे, उनके एक हिस्ट्री क्रिएट करने में हेल्प की है, एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करने में हेल्प किया है।
ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। यहाँ पर ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। ऑल्सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू हिट दी लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में जो हाइक का ऑप्शन है वहाँ पर भी ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे थोड़ा रिकॉग्निशन मिल जाएगा जो मेरी मेहनत है, जो मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इट विल गिव मी अ मोटिवेशन, अ बूस्ट ऑफ मोटिवेशन। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ़ नॉट सब्सक्राइब येट तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।